नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, हम काफ़ी दिनों तक अनुपस्थित रहे, उसके लिए हमें खेद है। हम क्षमा याचना करते हैं। सभी मित्रों, आप सभी फिर से तैयार हो जाइए और अब हम किसी तरह का कोई गैप नहीं लेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी तरह की अपडेट आप मिस न करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को अंत तक देखिए। दोस्तों, आज हम कुछ स्पेशल लेके आए हैं आपके लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना या उद्देशिका। तो मित्रों, आज हम हमारे जो कंटेंट है उसमें कुछ नई चीज़ें मिक्सअप कर रहे हैं। अर्थात हम कंटेंट के साथ साथ किस तरह के उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उनकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे, ताकि परंतु आप सभी हमारे जो वीडियो है उसमें लास्ट तक बने रहिए और जो लास्ट में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे उनके आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की प्रस्तावना या उद्देशिका। पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका, ये दो वर्ड्स क्यों हैं। तो दोस्तों देखिए, इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन है हमारे जो संविधान में जो दिया गया है वो प्रीएम्बल है। उद्देशिका वर्ड संविधान में उल्लेखित है, परंतु व्यवहार में हम इसको प्रस्तावना बोलते हैं। आप कोई से भी वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन संवैधानिक और व्यवहारिक बात अलग अलग है। व्यवहारिक प्रस्तावना और संवैधानिक उद्देशिका। देखिए दोस्तों, प्रारंभ में जो संविधान था वो काफ़ी लेंथी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान के लिए उद्देशिका का प्रस्ताव रखा था, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा था। अर्थात कहा जाता है कि ये 8 अनुच्छेदों में था, परंतु वर्तमान में हम जिस उद्देशिका की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ संक्षिप्त या शॉर्ट रूप में हम देखते हैं। तो हम पहले इसका पाठ कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों का। तो मित्रों, हम देखते हैं हम भारत के लोग हम भारत के लोग संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग ये जो शब्द है ये कहते हैं कि जो देश की जो अंतिम सत्ता है, देश की जो हमारे भारत राष्ट्र की जो अंतिम सत्ता है वो भारत के लोगों में निहित है। अर्थात इस कथन से ये पता चलता है हम भारत के लोगों से कि संविधान की रचना किसने की थी? भारत के लोगों ने की थी। हालांकि जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन फिर भी जो व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं तो भारत के लोगों में ही अंतिम सत्ता निहित है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो मित्रों, अगर हम
हिंदी महीनों के हिसाब से या हिंदी संवत के हिसाब से हम देखते हैं तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को प्रस्तावना को 6 विक्रमी को संविधान को लागू किया गया था। तो हमें कुछ चीज़ें देखनी है इसमें डिटेल से। कुछ शब्दों की हम व्याख्या करेंगे, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें 3 तरह के न्यायों की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रताओं की हम बात करते हैं तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात करता है। तो मित्रों, पहली बात हम करते हैं कि जो देश की जो प्रियम्बल है उसमें नागरिक, लोग और व्यक्ति तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना मित्रों कि लोग, नागरिक और व्यक्ति। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग उल्लेख है या नहीं है। तो इसमें लोग, दूसरा कथन हो सकता है नागरिक, तीसरा व्यक्ति। तो कूट में दिया जा सकता है 1 और 2, 1 2 3 इस तरह से। तो जो चौथी बात इसमें है वो ये बताता है, प्रियम्बल ये बताती है कि देश की जो संविधान है, देश का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे कब लागू किया गया था। आंशिक रूप से जो लागू किया गया था, अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मा अर्पित किया गया था, वो 26 नवंबर 1949 के दिन किया गया था। हालांकि पूर्णतया संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मा अर्पित करने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है। अगर हम हिंदी महीनों के हिसाब से बात करते हैं तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इसको लागू किया गया था। बात करते हैं एक एक, हम शब्द की बात करते हैं। संप्रभुता, सॉवरेनिटी, जिसको अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहा जाता है। तो मित्रों, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रभुता से तात्पर्य होता है अपने आप में संप्रभु, अर्थात किसी भी राष्ट्र, यानी संप्रभुता का तात्पर्य हो गया कि भारत राष्ट्र अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है, यानी कि आंतरिक कोई भी मामला हो उसका डिसीजन या निर्णय लेने में वे स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, जबकि बाह्य जो मामले हैं उसमें स्वतंत्र है। अर्थात हम जैसे बात कर सकते हैं कि आंतरिक कब भारत को क्या करना है, जैसे वर्तमान में लॉकडाउन लगाने का जो निर्णय है वो भारत का है, न कि किसी अन्य बाह्य राष्ट्र का। भारत ये निर्णय लेने में सर्वोच्च है, फाइनल डिसीजन भारत की सत्ता का होगा, भारत की सरकार का होगा। जबकि बाह्य मामलों में स्वतंत्रता से तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए एनपीटी है या सीटीबीटी है, उन पे भारत हस्ताक्षर करे या न करे, ऐसी संधियों पर वो भारत सहमति दे या न दे, इसके लिए भारत स्वतंत्र है। इस भारत पर किसी का कोई दबाव नहीं है। इसी को संप्रभुता कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे शब्द की, समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवाद का अर्थ है समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीके से होती है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफ़र तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। इससे हम समाजवादी की व्याख्या कर सकते हैं। पंथ निरपेक्ष, दोस्तों सेक्युलर, जो प्रस्तावना में जो वर्ड है वो है सेक्युलर, और उसकी जो हिंदी व्याख्या की गई है पंथ निरपेक्ष।
कहीं कहीं हमें धर्मनिरपेक्ष शब्द भी देखने को मिलता है, जो कि गलत है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य ये है कि हम दोनों शब्दों को साथ लेकर चलते हैं, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से मतलब होता है कि धर्म से तात्पर्य ये हो गया कि व्यक्ति के अपने पर्सनल धर्म हो सकते हैं, जैसे सत्य बोलना, चोरी न करना, ठीक है, आवश्यकता से अधिक धन संचित करना, जैसे कि हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म इनमें पढ़ते हैं, तो वो व्यक्ति के धर्म है। पंथ निरपेक्ष जैसे हिंदू धर्म, हिंदू क्या है? पंथ है एक। मुस्लिम, ये क्या है? एक पंथ है। तो सेकुलर से पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य ये हो गया कि पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य ये हो गया कि जो भारत की सत्ता है या भारत का जो संविधान है, वो किसी भी धर्म का हिमायती नहीं है। किसी भी धर्म की ना तो वो आलोचना करता है और ना ही किसी धर्म को वो बढ़ावा देता है। अर्थात भारत क्या है? भारत का संविधान इस संबंध में न्यूट्रल है। तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रियम्बल में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। अर्थात हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को हम त्याग सकते हैं। तो जो भारतीय राष्ट्र है, भारत का जो संविधान है, वो सभी धर्मों को क्या करता है? एक समान दृष्टिकोण से देखता है। इसके बाद लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक दो शब्द है। डेमो यानी कि लोग और क्रेटिक मतलब शासन, यानी कि लोगों का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक कहलाता है। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में किया गया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। गणराज्य, रिपब्लिक, अर्थात एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा के बजाय लोगों के हाथों में निहित होता है। अर्थात गणराज्य का मतलब होता है कि जो देश का सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं होता है। न्याय, जस्टिस। प्रस्तावना के न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है। अर्थात चाहे राष्ट्रपति का वोट हो, चाहे एक मामूली व्यक्ति का वोट हो, सभी के वोट का मूल्य सेम होता है, समान होता है।
स्वतंत्रता, लिबर्टी। स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है। समानता, इक्वलिटी। समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है। बंधुता, फ्रेटर्निटी अर्थात भाईचारा। भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। तो मित्रों, ये जो कुछ शब्द थे विशेष रूप से संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, जिनकी हमने व्याख्या की। देखिए, हम आगे कुछ देखते हैं। उद्देश्य का संविधान की भूमिका आमुख या मुखट्टे की भांति है। इसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख पाया जाता है। अर्थात जब हम संविधान की रचना करने वाले थे तो ऐसी स्थिति में संविधान रचयिताओं के सामने एक प्रश्न था कि किस आधार पर हम संविधान की रचना करें, यानी कि कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए। तो उसके जो आदर्शों का जो स्वरूप है, क्या क्या चीज़ संविधान में इंक्लूड करनी चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए संविधान की रचना करने के लिए, क्या आदर्श होने चाहिए, शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको प्रस्तावना में रखा गया था या प्रस्तावना के माध्यम से लोगों ने या संविधान रचयिताओं ने जाना था। उद्देश्य का अपने मूल स्वरूप में काफ़ी विस्तृत है, जिसमें 8 अनुच्छेद थे, परंतु वर्तमान में हम संक्षिप्त स्वरूप देखते हैं। इसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। देखिए मित्रों, ये पहली बैठक थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसी में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ये तिथि महत्वपूर्ण है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में एक डॉक्यूमेंट रखा गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जब इसको रखा गया था तो कुछ विद्वानों के द्वारा ये कहा गया था, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुआ था, तो ये कहा गया था कि एक तरह से संविधान सभा को संपूर्ण सर्वोच्च सत्ता मानने से कुछ लोगों ने मना कर दिया था कि इसमें सभी का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हो सकता है बाद में ये प्रश्न खड़ा हो जाए। इसलिए हालांकि 22 जनवरी 1947 को भी मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ था। उद्देशिका में निहित प्रथम वाक्यांश हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निहित है। वाक्यांश हम अमेरिका के लोग से प्रभावित है। संविधान में निहित वाक्यांश हम अमेरिका के लोग से प्रभावित है। जो संविधान के अधिकार का स्रोत भारतीय जनता है। भारत की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। देखिए, हम अगर बात करते हैं कि भारत जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो किस देश से प्रभावित है, किस देश से ली गई है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अगर हम इसकी भाषा की बात करते हैं तो भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। उद्देशिका में निहित न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित है। जो 3 तरह के न्याय लिए गए हैं वो सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के आदर्श फ्रांस की क्रांति की उपज है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के आदर्श फ्रांस की क्रांति की उपज है।
उद्देशिका में संविधान लागू करने की तिथि 26 नवंबर 1949 वर्णित है। इसी के फलस्वरूप देश में 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 26 नवंबर 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अर्थात जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये तिथि थोड़ा ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। अर्थात ये स्वरूप है भारत के जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है, रूप कैसा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथनों की। उन कथनों में जैसे प्रस्तावना के बारे में उन विद्वानों ने क्या क्या कहा है, उनका पर्सनल ओपिनियन क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कथन कई बार परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। N.K. पालकीवाला, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है इन्होंने। N.K. पालकीवाला ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको परिचय पत्र कहा है। सर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि उद्देशिका अपने स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ये सर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। K.M. मुंशी, उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। B.R. अम्बेडकर, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है तथा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, जबकि K.M. मुंशी के अनुसार इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। देखिए मित्रों, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। B.R. अम्बेडकर जो कहते हैं वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि आर्टिकल जो 32 है को संविधान की आत्मा और हृदय मानते हैं तथा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। किसने? B.R. अम्बेडकर ने। जबकि K.M. मुंशी ने के अनुसार राजनीतिक जन्मपत्री, इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसको? राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसको? संविधान को। जबकि K.M. मुंशी के अनुसार इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? जन्म कुंडली K.M. मुंशी ने। जन्मपत्री कहा है किसको? प्रस्तावना को। ये दोनों एक साथ लिखने का यही उद्देश्य है कि B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है और संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है, जबकि K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री के रूप में स्वीकार किया है। सुभाष कश्यप जो कहते हैं, सुभाष कश्यप, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, यह प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। अटालिका यानी कि मंजिल। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। ये सुभाष कश्यप के अनुसार कहे हुए कथन है। तो मित्रों, आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल से हम कल इसका अगला अंक पढ़ेंगे जिसमें हम कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे और महत्वपूर्ण जो वाद थे यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संबंध में क्या क्या वाद दिए, क्या क्या नहीं दिए, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।